रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assessment techniques. Before going to start the session, after the end of this session, I will ask from the respected audience that where do you stand with the assessment techniques, and where are you now with the assessment techniques after the end of this session. Red light means you have no understanding or very little understanding of assessment techniques. Yellow light means you have some understanding of assessment techniques, and green light means you understand and you can explain the assessment techniques and importance to other also. Now, first of all, we will see that what assessment is. Assessment का मतलब क्या है? ये term है क्या? कहता है the word assess comes from the Latin word assider, which means to sit with. In assessment, one is supposed to sit with the learner. अब learner कौन है? हमारे students. How we sit with the learner? That it is something that we do with and for students, not to the students. हम students के लिए और उनके साथ जो चीज करते हैं वो क्या कहलाती है? वो assessment है. अब students के साथ क्या करते हैं? देखिए, everything in the education sector moves around the student. Means everything in the education sector in the modern era is student centered. Means जो हम तालीम के मकासद मुतय्यन करते हैं वो भी स्टूडेंट्स की एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, मेंटल लेवल और मेंटल एज को मद्देनजर रखकर, तो इसी तरह सेम जो असेसमेंट है वो हम इस चीज को मद्देनजर रखकर करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के लिए करनी है. उनको जो हमने पढ़ाना है वो फिर उसके बाद जो असेस करना है उनके मेंटल लेवल, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी सलाहियतों को मद्देनजर रखकर करना है. तो इट मींस इन दिस वे वी आर सपोज टू सिट विद द लर्नर एंड वी डू with the and for the students, not to the students. Next, in other words, assessment is a variety of procedures, any of variety of procedures used to obtain information about students performance. अब वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स से हम स्टूडेंट्स के बारे, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन करते हैं वो असेसमेंट कहलाती है. अब वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स से क्या मुराद है? मुख्तलिफ जराए से हम मालूमात इकट्ठी करते हैं. अब वो मुख्तलिफ सोर्सेज कौन से हैं? हम स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स से पूछते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से पूछते हैं, स्टूडेंट्स से खुद कोई क्वेश्चन फिल कराते हैं, हम उन्हें क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हैं. ये डिफरेंट वैरायटी है, ये वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, हम ये मालूमात हासिल करते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है. जैसे देखिए, क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को कैसे असेस करता है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन हम उनके जरिए हम उनको असेस कर रहे होते हैं. तो ये उस प्रोसीजर के अंदर आ जाता है. तो डिफरेंट प्रोसीजर से, डिफरेंट वे से हम जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं किसके बारे में? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में. वो असेसमेंट है. फिर कहते हैं असेसमेंट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ वेल डज द इंडिविजुअल परफॉर्म. कितना बेहतरीन कोई इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, ये क्या है? असेसमेंट इस क्वेश्चन को आंसर करती है. फिर है असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा. अच्छा, अब of what a student can do and what how much he possesses. अच्छा, अब प्रोसेस ऑफ गैदरिंग क्वांटिटेटिव डाटा. अब जो हमारे पास नंबर फॉर्म में डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है. इट मींस marks of the students are quantitative data, fall in the category of quantitative data. Qualitative data, जैसे हम स्टूडेंट्स को कहते हैं ना या उनके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होता है, he is capable enough to do more, work hard, or needs improvement, very good, student is capable enough.
ठीक है। अब ये सारी उसकी क्वालिटीज बयान की जा रही हैं, तो दिस इज क्वालिटेटिव डाटा, वस्फ खूबी, क्वालिटेटिव डाटा अबाउट व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू, एक स्टूडेंट क्या कर सकता है और वो पोजेस, वो उसकी एबिलिटीज कितनी हैं। हम स्टूडेंट्स को तालीमी अमल के जरिए पॉलिश करते हैं और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं उनको और निखारने के काबिल बनाते हैं। सर, रिपीट कर देती हूँ, मैंने अभी स्टार्ट ही लिया था कि असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट कहता है कि एक वैरायटी ऑफ प्रोसीजर है जिसके जरिए हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। अब वैरायटी ऑफ प्रोसीजर कौन से हैं? क्वांटिटेटिव, आप सॉरी, क्वेश्चनेयर हो गया, सर्वे हो गया, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन ले ली, उससे खुद कुछ पूछ लिया, उसके फ्रेंड से कुछ पूछा। ये वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स हैं जिसके बारे में हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ठीक है। अब असेसमेंट दो तरह का डाटा होता है, इसमें मैं बता रही थी कि क्वांटिटेटिव डाटा आपके पास नंबर फॉर्म में होता है, जैसे बच्चों के रिजल्ट्स, मार्क्स, फाइनल जो जो भी मार्क्स हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट या क्वालिटीज प्रेजेंट इन अ स्टूडेंट, ये क्वालिटेटिव डाटा है। अच्छा, अब नाउ क्यों करते हैं, पर्पस क्या होता है असेसमेंट का? अब असेसमेंट के डिफरेंट पर्पसेस हैं जो वो फुलफिल जो है वो असेसमेंट के प्रोसेस के जरिए होते हैं। नंबर वन, कहते हैं मोटिवेशन, इट मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स टू लर्न एंड द टीचर टू टीच। असेसमेंट, अगर असेसमेंट नहीं होगी तो मोटिवेशन कैसे क्रिएट होगी स्टूडेंट्स के अंदर सीखने के लिए? असेसमेंट नहीं होगी। अब देखें, अगर आपका प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग का एट द एंड पेपर नहीं हो तो आप कैसे मोटिवेट होंगे सीखने के लिए, कैसे लेक्चर को गौर से सुनेंगे? तो इट मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न। फिर कहता है इट क्रिएट्स द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। मोटिवेशन ही, सॉरी, असेसमेंट आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। आप मुख्तलिफ मौके से, मुख्तलिफ जराए से मालूमात हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, सीखते हैं। फिर कहता है इट गिव्स फीडबैक। इट गिव्स फीडबैक, टू टाइप्स ऑफ फीडबैक। वन इज इट गिव्स फीडबैक टू द टीचर अबाउट हिज और हर टीचिंग। टीचर को उसकी टीचिंग का पता चलता है कि कितनी उसकी टीचिंग एफिशिएंट और इफेक्टिव है। और स्टूडेंट्स को स्टूडेंट की लर्निंग का पता चलता है कि कितना उन्होंने सीख लिया है, हाउ मच दे हैव लर्नड, कितना उन्होंने सीख लिया है। तो ये फीडबैक जो है वो दो तरह का फीडबैक जो है वो आपको मिलता है। फिर कहते हैं टू गिव ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स। असेसमेंट के रिजल्ट्स की बेस पे हम स्टूडेंट्स को ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। फिर कहता है असेसमेंट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस rather देन समथिंग दैट इज डन एट द एंड। कहता है इट्स एन इम्पोर्टेंट, इंटीग्रल, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस rather than it should not be done at the end. It's a integral process which goes on day to day basis. नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या खूबियां हैं असेसमेंट की? कहते हैं वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजिबिलिटी। वैलिडिटी, अगर हम आम तौर पे असेसमेंट में देखें तो वैलिडिटी का मतलब है, validity refers to a degree to which a test measures what it is supposed to measure। एक टेस्ट है, आप उससे एबिलिटी मेजर करना चाह रहे हैं तो वो एबिलिटी को ही मेजर करे। एक टेस्ट है, आप उससे एप्टीट्यूड मेजर करना चाह रहे हैं तो वो एप्टीट्यूड को ही मेजर करे। एक टेस्ट है जिससे आप स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को मेजर करना चाह रहे हैं तो वो अचीवमेंट ही शो करे। अब असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में कहता है इट रेफर्स टू द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। आप उससे जो चीज मेजर कर रहे हैं, जिस चीज के रिजल्ट्स आपने इंटरप्रेट किए हैं, वो उसी के रिजल्ट्स को मेजर करें। मैथ में इंग्लिश का रिजल्ट ना हो, इंग्लिश में उर्दू का रिजल्ट ना हो, जिस सब्जेक्ट का उसी रिजल्ट्स को वो
मैयर करे, उन्हीं चीजों को वो मैयर करे, उन्हीं एबिलिटीज को वो मैयर करे। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का ताल्लुक कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट से है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि अगर आपने रिलायबिलिटी को ऐसे हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट जो है वो, एक पेपर जो है वो, या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या जो भी आपने एडमिनिस्टर किया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से, सपोज फर्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर किया था, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से एडमिनिस्टर किया। नेक्स्ट ईयर यही टेस्ट डिफरेंट स्टूडेंट से आप जो है वो एडमिनिस्टर करें, और जो रिजल्ट्स हैं, जो पिछले साल एवरेज रिजल्ट्स अगर 52 आए थे और अगर इस साल 53 या 54 आए हैं, तो आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं। अगले साल अगर रिजल्ट्स 80% आते हैं तो इट मींस रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं है, और आपका जो वो टेस्ट है, जो आपने टूल बनाया था, जो पेपर लिया था, वो वैलिड, सॉरी, रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी का ताल्लुक कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट से है। एवरेज स्कोर अगर उसी टेस्ट के हर साल सेम आ रहा है, मींस दैट टेस्ट इज रिलायबल। सेम से मुराद आगे पीछे लिटिल बिट फर्क हो सकता है, लेकिन अगर मेजर डिफरेंस है, इट मींस दैट इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट इज नॉट रिलायबल। Next is usability, means it refers only to the practicality of the procedure and says nothing about the other qualities present. But the practicality कहता है कि आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी हो, उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करना, वो आपको उसको एडमिनिस्टर करना और इस्तेमाल करना एप्लीकेबल भी हो आपके लिए। नेक्स्ट आया जाता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट which are being used in the classroom instruction. There are four major types which are being used in the classroom instruction: placement assessment, formative assessment, diagnostic assessment, and summative assessment. Ab now, first of all, placement assessment. It is done to assess students' previous knowledge. बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए, असेस करने के लिए जो असेसमेंट हम करते हैं वो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल बच्चों के मेडिकल के एंट्री टेस्ट, कॉलेज में आप बच्चों का अगर लेते हैं एंट्री टेस्ट, ठीक है, तो अब ये क्या है, प्लेसमेंट असेसमेंट है। अब प्लेसमेंट असेसमेंट के बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट, मॉनिटर प्रोग्रेस ड्यू टुवर्ड्स गोल ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए की जाती है कि बच्चों की प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन मॉनिटर की जाए। आप बच्चों से जो रोज सवालात जुबानी पूछते हैं, आप पूछते हैं उन्हें समझ में आया कि नहीं आया, यूनिट टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो आप उनसे पूछ रहे होते हैं। अच्छा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डिटरमिन कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग डिफिकल्टीज। बच्चों को लगातार सीखने में जो मुश्किलात का सामना है, लगातार उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उस डिफिकल्टीज को डायग्नोज करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉज है, क्यों समझ नहीं आ रहा, उस चीज को डायग्नोज करने के लिए जो आप असेसमेंट करते हैं वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाती है। Summative assessment, sum. It assesses overall achievement of the course goals at the end of instruction. सारा पढ़ाने के बाद जो आप एंड पे इम्तिहान लेते हैं, बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, एनुअल एग्जाम, ये सारे समेटिव असेसमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगेन रिपीट करूंगी, प्लेसमेंट असेसमेंट की एग्जांपल है आपकी कोई भी एंट्री टेस्ट, एमडी कैट का हो गया, इंजीनियरिंग का टेस्ट हो गया, कॉलेज में आप या यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट हो गया, एचईसी आपसे कोई एंट्री टेस्ट ले रही है, ये प्लेसमेंट असेसमेंट है। डेली जो आप चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, या जो भी आप सिलेबस की डिवीजन करके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये क्या है,
फॉर्मेटिव असेसमेंट है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट बच्चों को कोई सीखने में मुश्किलात का सामना है तो आप कोई टेस्ट खुद से बना रहे हैं तो डायग्नोज करने के लिए, उनकी डिफिकल्टीज को डायग्नोज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो आपको वैसे नहीं वो फील होता, लेकिन आप उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज को डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट बनाते हैं जो उसी की एज के आम बच्चों जैसा, उसको वो सॉल्व नहीं कर रहा है, इट मींस फिर आप उसकी कॉज का तलाश करेंगे, क्यों जो है वो, क्या कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में फॉल करता है, उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। तो या बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को सीखने में लगातार मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है तो उसके लिए आप जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। Summative assessment, final exam, यूनिवर्सिटी एग्जाम, सेमेस्टर फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम, ये समेटिव असेसमेंट। अब कहता है असेसमेंट इज द इंजन, गाड़ी इंजन के बगैर नहीं चलती, तो इसी तरह असेसमेंट एक इंजन है जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को ड्राइव कर रहा है कि क्या कुछ उन्होंने सीखा है। अब नाउ असेसमेंट और एवेल्युएशन जो दो टर्म्स हम यूज करते रहते हैं, इनमें क्या फर्क है, हम देखेंगे कि असेसमेंट कहता है कि असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, assessment is the process of collecting, reviewing and using data for the purpose of improvement in the current performance। करंट परफॉर्मेंस बच्चों की को इम्प्रूव करने के लिए जो हम डाटा या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं ये असेसमेंट है, जबकि एवेल्युएशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ passing judgment on the basis of set of standards। आप एक सेट स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लेते हैं, उनकी बेसिस पे कुछ जजमेंट जो देते हैं वो इवैल्यूएशन है। फॉर एग्जांपल हमने सेट स्टैंडर्ड किया है कि 33% वाला पास होगा, उसकी बेस पे हम जजमेंट देते हैं कि 40% वाला सेटिस्फैक्ट्री है या नीड्स इंप्रूवमेंट है, 50% वाला सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, 60% वाला गुड। तो ये हमने सेट स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं, इसकी बेस पे हम जजमेंट जो है वो पास करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, कहता है नेचर, जो असेसमेंट है ये डायग्नोस्टिक होती है और जो इवैल्यूएशन होती है ये जजमेंटल होती है, क्योंकि इसमें हम जजमेंट जो है वो पास कर रहे हैं सेट स्टैंडर्ड्स की बेस पे। असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये हमें बताती है, फीडबैक देती है किसकी बेस पे, कि हमें बताती है कि परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की कैसी है और कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें हमें बेहतरी लाने की जरूरत है। असेसमेंट की रिजल्ट्स की बेस पे हम इम्प्रूवमेंट जो है वो करते हैं। डिटरमिन्स द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, इवैल्यूएशन हमें बताती है कि किस हद तक तालीम के मकासद हासिल हुए हैं। फॉर एग्जांपल बोर्ड या यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स में हम लिखते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है या टीवी में आता है जी, बोर्ड के नतायज इंटरमीडिएट के इतने परसेंट रहे। अब वो नतायज इतने परसेंट का मतलब है इतने परसेंट हम अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हुई हैं, जो नहीं है इट मींस वो हमारा फेलियर है, उसको इम्प्रूव करने की, उस एरिया को इम्प्रूव करने की जरूरत है। फॉर्मेट जो असेसमेंट है ये फॉर्मेटिव होती है, ये साथ साथ चलती रहती है, और एवेल्युएशन एंड पे ही होती है, क्योंकि एंड पे ही हमें पता चलता है फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स की बेस पे कि कितने परसेंट हम अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और ओरिएंटेशन जो है ये असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड है, ये साथ साथ चलती रहती है, और जो एवेल्युएशन है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड इस तरह से है कि असेसमेंट प्रोडक्ट क्या था, आउटपुट, रिजल्ट, नताइज, नताइज की बेस पे जो है वो हम कोई भी जजमेंट जो है वो पास करते हैं, फाइनल रिजल्ट्स की बेस पे। फीडबैक कहता है असेसमेंट में इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। जो इवैल्यूएशन असेसमेंट है ये ऑब्जर्वेशन की बेस पे होती है और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बेस पे होती है, जबकि इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटी एज पर सेट स्टैंडर्ड, सेट स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके पास अंदर कौन सी क्वालिटी मौजूद है ये इवैल्यूएशन बताती है। नाउ नेक्स्ट इज क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स, CAT।
classroom assessment techniques are generally simple, non-graded, anonymous in-class activities. कहता है कि क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स जो है वो सिंपल है, नॉन ग्रेडेड, ये ग्रेडेड नहीं होती हैं। आपने बच्चों से सवाल पूछे जुबानी, उन्होंने जवाब दिए, कोई आपने छोटा सा टेस्ट लिया, ठीक है, या कोई आपने उनसे ओरल क्वेश्चनिंग की, कोई एक्टिविटी कराई, जिसका पर्पस क्या होता है, डिजाइन टू गिव यू एंड योर स्टूडेंट्स यूजफुल फीडबैक ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज इट इज हैपनिंग। जैसे भी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है उसके बारे में स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की लर्निंग और टीचर को टीचर की टीचिंग का फीडबैक देने के लिए आप सीएटी कैट्स या क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स करते हैं। फिर कहता है कैट्स कैन अलाउ an instructor to take an active role in students learning by using their feedback to immediately adjust to the content delivery and जो नॉन ग्रेडेड फाइनल रिजल्ट्स में जो शुमार नहीं हो वो वही है क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक है ना सर। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होता है, इससे टीचर को अपनी कंटेंट डिलीवरी की एडजस्टमेंट या टीचिंग पेडागोजी की या क्लासरूम पेडागोजी की एडजस्टमेंट का फौरी पता चल जाता है इमीडिएटली। मींस कि अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वो अपनी पेडागोजी या मेथोडोलॉजी चेंज कर लेगा, उस अपनी कंटेंट डिलीवरी का तरीका चेंज कर लेगा। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, कहता है बैकग्राउंड नॉलेज। प्रॉब इज अ शॉर्ट सिंपल क्वेश्चनियर गिवन टू द स्टूडेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स। प्रॉब क्या होता है, प्रॉब का सिंपल मतलब है फैक्ट फाइंडिंग। अब बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को जज करने के लिए हम शुरू में क्वेश्चन बच्चों को जो देते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, तो वो क्या कहलाता है, वो वो क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक की एग्जांपल है। या कोई चैप्टर शुरू करने से पहले या कोई लेसन शुरू करने से पहले या कोई कोर्स शुरू करने से पहले कहता है इट इज डिजाइन टू अनकवर स्टूडेंट्स प्री कंसेप्शन, स्टूडेंट्स की किसी उसके बारे में जो प्री कंसेप्शन हैं उनको चेक करने के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं या बैकग्राउंड नॉलेज, ये क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक की एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाता है द मिनट पेपर। The minute paper tests how the students are gaining knowledge. स्टूडेंट्स सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। कहता है इसमें टीचर का क्या रोल होता है, कहता है द टीचर एंड्स द क्लास बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू राइट अ ब्रीफ रिस्पांस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। उन्हें कहता है कि ये क्वेश्चंस हैं जिन पे आपने ब्रीफ रिस्पांस देना है। क्या क्वेश्चंस हैं, कहता है व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू लर्न ड्यूरिंग द क्लास। आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी which is the most important thing you have learned during the class and what important questions remains unanswered, या आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा अहम सवाल था जो आपके ज़हन में था जो unanswered रहा। You can ask the question. Next है think pair share। कहता है it is one of the simplest formative strategies, assessment strategies। अब इसमें क्या करता है टीचर, टीचर जो है वो एज अ क्लासरूम प्रैक्टिस द टीचर आस्क्स द क्वेश्चन एंड द स्टूडेंट्स राइट डाउन द रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आप लिखें जी आपके ज़हन में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पॉवर्टी इन पाकिस्तान, कुछ भी कोई टॉपिक बोलता है और स्टूडेंट्स अपने रिस्पॉन्सेज नोट कर लेते हैं और उसके बारे में जो भी उनके ज़हन में आता है। फिर कहता है स्टूडेंट्स सिट्स इन पेयर्स में बैठते हैं to engage in effective classroom discussion about their answers। अपने आंसर के बारे में इफेक्टिव डिस्कशन के लिए वो पेयर्स में बैठ जाते हैं। टीचर क्या करता है, द टीचर मूव्स अराउंड द क्लासरूम एंड गेन insight into the students learning process by listening to the students responses। फिर स्टूडेंट्स के responses सुनता है। then the students share their answer with the whole class। फिर स्टूडेंट्स अपने आंसर पूरी क्लास के साथ शेयर करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, पेयर्स में बैठते हैं जिसमें डिस्कशन करते हैं। फिर टीचर उन्हें जो है वो जस्ट एक इस दौरान गाइड करता है और स्टूडेंट्स जो है वो अपने फिर आंसर्स पूरी क्लास के साथ शेयर करते हैं। देन व्हाई इट असेसमेंट इज नेसेसरी, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स क्यों इंपॉर्टेंट है।
कहता है कैन बी यूज टू इम्प्रूव द टीचिंग एंड द लर्निंग दैट अकर्स इन अ क्लास। अब टीचिंग को, टीचर की टीचिंग और स्टूडेंट्स की लर्निंग, इन दोनों को बेहतर करने के लिए हम क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स यूज कर की जाती हैं। कहता है कि मोर फ्रीक्वेंट यूज ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स कैन, number one, provide just in time feedback about the teaching learning process. Just in time feedback कौन सा है? फौरी फीडबैक मिलता है टीचर को, टीचर की टीचिंग का, लर्निंग स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग का। देखें ये दो प्रोसेसेस हैं, ये साथ साथ चलते हैं। एट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लर्निंग, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि टीचिंग एक वक्त में हो और लर्निंग थोड़ी देर बाद हो। ये साइड बाय साइड साथ साथ चलते रहते हैं। तो कहता है क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स के जरिए टीचर को फौरी फीडबैक मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी अहम बात आज आपने क्लास में सीखी, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो मैं जिसको आंसर नहीं कर सका या कर सकी। इससे क्या होगा कि आप अगर क्वेश्चन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उनकी सोच का, उनकी क्रिएटिविटी का, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का, उनके एनालिसिस का, इन चीजों का आइडिया होगा। फिर provides information about students learning with less work rather than traditional assignment। आप इसकी निस्बत अगर एक असाइनमेंट देते हैं, अच्छा अब कहता है कि टीचर को कम वक्त में ट्रेडिशनल असाइनमेंट की बजाय असेसमेंट के जरिए स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में फौरी पता चल जाता है। सर ये एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें हम इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि इस वक्त या मैं चैट पे फोकस कर सकती हूँ या मैं फिर आपको, आप अपने पास प्लीज आपके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह वेलकम किया जाएगा। एंड में आप अपने पास नोट रखें, एंड में आपके माइक्स अनम्यूट किए जाएंगे, आपको 15 से 20 मिनट मिलेंगे और उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को वेलकम करेंगे। अच्छा जी, फिर कहता है इट हेल्प्स टू, इट encourages द व्यू दैट द टीचिंग इज एन ongoing process of inquiry, experimentation and reflection। अच्छा कहता है कि, अच्छा अब कहता है कि टीचिंग जो है वो ऑन प्रोसेस है। ऑन प्रोसेस कैसे है? कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है किस चीज का, इंक्वायरी का, एक्सपेरिमेंटेशन का और रिफ्लेक्शन का। कि टीचिंग जो है वो सारी जिंदगी जारी रहने वाला अमल है। इसमें हम मुख्तलिफ मौके पे क्वेश्चन आंसर के जरिए, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए सीखते हैं। और रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन में आप ये देखते हैं कि यू लुक बैक and you see that what you have done in the previous week, how worked well, and what were the drawbacks or the weaknesses which I can overcome in the next week। तो टीचिंग कहता है कि असेसमेंट के जरिए टीचर की टीचिंग में रिफ्लेक्शन को आप एनकरेज करते हैं। आप हर एक ही टॉपिक, उससे अगले सेशन को पढ़ाते हुए आपका थोड़ा सा वे चेंज होता है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने रिफ्लेक्शन करते हैं, देखते हैं कि क्या खामी रह गई थी, इसको और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। तो ये असेसमेंट के, असेसमेंट की बेस पे आप इस चीज को अपने इम्प्रूवमेंट करते हैं। फिर कहते हैं इट हेल्प स्टूडेंट्स बिकम बेटर मॉनिटर ऑफ देयर ओन लर्निंग। कहते हैं असेसमेंट स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि वो अपनी लर्निंग को खुद मॉनिटर करें, चेक करें कि उन्होंने कितना कुछ समझ में आ गया है, क्या कुछ उन्होंने सीख लिया है, क्या उनकी वीकनेसेस हैं। कहता है इट हेल्प स्टूडेंट्स फील लेस अनोनिमस इवन इन द लार्ज कोर्सेज। कहता है कि स्टूडेंट्स अपने आप को बड़े बड़े कोर्सेज में भी अनोनिमस फील नहीं करते। वो वो क्या फील करते हैं कि असेसमेंट टीचर्स को कंक्रीट एविडेंस देती है दैट देयर टीचर्स केयर अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि टीचर को स्टूडेंट की लर्निंग की परवाह है। तो ये वो अपने आप को, उनको मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन और एनकरेजमेंट स्टूडेंट्स को मिलती है। फिर कहते हैं there are different assessment techniques which are being used in the classroom: test, performance based assessment, portfolios,
interviews, conferences, quizzes, observational techniques, peer appraisal, and self reports. These are the different classroom assessment techniques which are being used. Now, Bloom's taxonomy. What Bloom's taxonomy is? Bloom's taxonomy is a multi-tiered model. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? एक मल्टी टायर्ड मॉडल है, ठीक है, जो क्या करता है? इट क्लासिफाइज थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द 6 लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कहता है ये हमारी थिंकिंग को 6 लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब इसमें सबसे जो लोएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिमेंबर है, ठीक है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। सबसे पहला स्टेप रिमेंबरिंग। आप फैक्ट्स को रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एज इट इज जो किताब में लिखा है बच्चे वही सिर्फ याद करके, फॉर एग्जांपल किसी चीज की डेट पूछी जाए तो वो एज इट इज दे, किताब में लिखा है कायद आजम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, डेट, कोई चीज एज इट इज लिखते हैं ना, रिकॉल कर लेना, ये रिमेम्बरिंग है। ये लोएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। इससे ऊपर है एवेल्युएट एंड एवेल्युएट एंड शेयर कॉन्सेप्ट्स। अब अगली स्टेज में क्या होता है? उससे अगली स्टेज में स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं, सॉरी एवेल्युएट कह रही हूँ, अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ आ जाती है उन्हें। अब अपने अल्फाज में बयान करना, अंडरस्टैंडिंग की स्टेज में एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। अब वो अब क्लासिफाइंग उन्हें पता आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को कहते हैं क्लासिफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द, ये वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं, पेट एनिमल्स कौन से हैं, ये क्या है ये। अब वो जब उन्हें अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो क्लासिफिकेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। तो ये इससे अगली स्टेज है थिंकिंग की, अंडरस्टैंडिंग। जब अब रिमेम्बरिंग भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो अगली स्टेज आ गई अप्लाइंग। यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन। अब जो कुछ आपने थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को रियल लाइफ सेटिंग में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने फार्मूला मैथमेटिक्स का पढ़ा, उसको नेक्स्ट और क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज एप्लीकेशन। नई सिचुएशन में उस चीज को अप्लाई करना, उसका इस्तेमाल, डेमोन्स्ट्रेशन, ये अप्लाइंग की स्टेज है। इससे अगली स्टेज आ जाती है एनालाइजिंग या एनालाइज। तो इसमें ड्रॉ कनेक्शन अमंग आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज के दरमियान कनेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? ये एनालाइजिंग है। डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज, कंट्रास्ट, एग्जामिन, ये वर्ब्स सब यूज होते हैं इस स्टेज के लिए। अगली स्टेज आ जाती है इवेल्युएट। इवेल्युएट में जस्टिफाई अ स्टैंड और डिसीजन। आप अपनी क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिक करते हैं, जज करते हैं, डिफेंड करते हैं, ठीक है। किसी चीज को अपनी अपनी ओपिनियन या अपनी राय या अपनी डिसीजन जो है वो उसमें देते हैं। अगला आ जाती है स्टेज क्रिएट। कहता है डिजाइन, असेंबल, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी एक नई चीज क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, एक नया मॉडल बनाते हैं। ये सब चीजें क्या है? रिमेम्बर जी, सर ये प्रीवियस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। जो प्रीवियस मींस जिसमें नाउन्स यूज होते थे इंस्टेड ऑफ वर्ब्स, ये ओल्ड वर्जन है उसका। जी। अब ये देखें, जो नॉलेज है ये रिमेम्बरिंग है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब नॉलेज या रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग, आप इसमें क्वेश्चंस जो बना सकते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसके बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी बना सकते हैं, मैचिंग आस्क बना सकते हैं, कंप्लीशन आइटम या फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल के या रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के बना सकते हैं। एप्लीकेशन या अप्लाइंग, एमसीक्यूज इसमें बना सकते हैं आप, शॉर्ट आंसर आइटम बना सकते हैं और ऐसे टाइप आइटम बना सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इसकी बना सकते हैं। एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, अब इसमें आप एमसीक्यूज,
शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन आप इसके बनाएंगे। ये तीनों जो लास्ट स्टेजेस हैं ये हायर ऑर्डर थिंकिंग की डोमेन में फॉल करती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है कौन सी हायर ऑर्डर में, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। नेक्स्ट आ जाता है अब टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ टेस्ट? कहता है टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब सेट ऑफ क्वेश्चन एक एमसीक्यूज टेस्ट है, उसमें 25 एमसीक्यूज है, या हमारे पेपर्स में बोर्ड में 20 एमसीक्यूज आते हैं या 12 एमसीक्यूज आते हैं साइंसेस में। अब ये 12 और 20 एमसीक्यूज ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो जो टाइम एलोकेटेड है फॉर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। तो 20 मिनट में आपने या 12 सवाल हल करने हैं, या 30 मिनट में आपने 20 एमसीक्यूज हल करने हैं। ये फिक्स पीरियड जो है वो में आपने जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ये टेस्ट है। टेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है। कहता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर आइटम्स है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग एक्सरसाइज है। शॉर्ट आंसर आइटम, इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू सप्लाई द अप्रोप्रिएट वर्ड, एक लफ्ज में या सिंबल में आपने जवाब देना है टू अ डायरेक्ट क्वेश्चन और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। एक लफ्ज की सूरत में तालीम के दो मकासद लिखें, राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आपने इसको क्वेश्चन फॉर्म में पूछते हैं या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट की फॉर्म में। शॉर्ट सा उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट आपने जवाब देना है, ट्रू फॉल्स आंसर। इट रिक्वायर्स द स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट वन ऑफ टू पॉसिबल आंसर्स। दो पॉसिबल आंसर्स में से या राइट है या रॉन्ग है, या ट्रू है या फॉल्स है। 50-50% चांस ऑफ गेसिंग है। मैचिंग एक्सरसाइजेस कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कॉलम्स, दो पैरेलल कॉलम्स हैं, अब फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, दैट मस्ट बी मैच। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टडीज में पहले यूज होती थी ये, एक साइड पे आपने इवेंट्स लिखे हैं, अगले कॉलम में आपने दूसरे पैरेलल कॉलम में डेट्स लिखी हैं। अब उस उन इवेंट्स को उन डेट्स के साथ मैच करना है, ये मैचिंग एक्सरसाइजेस हैं। अब चूंकि ज्यादातर मल्टीपल चॉइस अब यूज होते हैं, तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी, इस्तेलाहात इसकी कौन सी हैं। कहता है नंबर 1 पे आपको जो नजर आ रहा है, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये इसको बोलेंगे स्टेम, बिकॉज इट प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम। जो आपका आंसर होता है उसको कीड रिस्पॉन्स या करेक्ट या बेस्ट आंसर बोलते हैं। जो बाकी होती हैं उनको, जो अदर होते हैं 3 ए बी सी या कोई भी जो भी हैं, वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। अपीयर्स टू बी द रीजनेबल आंसर टू द एग्जामिनी हु डज नॉट नो द कंटेंट। ठीक है, जिनको आंसर नहीं आता, कंटेंट का नहीं पता, उनको वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं और रीजनेबल आंसर लगते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा होता, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें असली आंसर से दूर ले जा रहे होते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्टर्स कहलाते हैं। और जो चारों को मिलाएं, चारों ऑप्शन, चारों को ए बी सी डी, तो ये ऑप्शंस कहलाती हैं, जिसमें डिस्ट्रैक्टर्स भी हैं और कीड रिस्पॉन्स भी उसमें शामिल है। अब मल्टीपल चॉइस आइटम्स जो हैं इनकी टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 करेक्ट आंसर, ओनली वन करेक्ट रिस्पॉन्स, एक ही सही जवाब है सिर्फ। दूसरी ऑप्शन आ जाती है बेस्ट वन आंसर, इट रिक्वायर्स एग्जामिनी टू सेलेक्ट अल्टरनेटिव क्लोजेस्ट टू बीइंग करेक्ट। 3-4 ऑप्शंस हैं, चारों ठीक है, लेकिन बेस्ट वन आंसर आपने चुनना है। मोर देन वन करेक्ट आंसर्स और बेस्ट आंसर्स, तो ये भी एक टाइप है मल्टीपल चॉइस आइटम्स की। अब मल्टीपल चॉइस आइटम्स की कहता है कि इट हैज 3 पार्ट्स हैं, स्टेम है, करेक्ट आंसर है और डिस्ट्रक्टर्स हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कहता है ऑब्जेक्टिव इन स्कोरिंग। ऑब्जेक्टिव किस सेंस में है? कहता है ऑब्जेक्टिव इस तरह से है कि इसमें आपको गेसिंग नहीं हो सकती, इसमें आप अपनी मर्जी से जवाब, सॉरी, मार्क्स नहीं देते, आपकी बायसनेस या आपकी अपनी मर्जी का अमल दखल या आपकी जानिबदारी असरअंदाज नहीं होती। ए आंसर ठीक है तो कोई भी बंदा उसको चेक करेगा,
कोई भी पर्सन उसको मार्क करेगा तो वो क्या होगा, ए ही आंसर करेक्ट होगा। आपकी पर्सनल बायसनेस इसमें मैटर ही नहीं करती। और इसकी वजह से कैन बी इजीली अडेप्टेड फॉर मशीन स्कोरिंग। एमसीक्यूज की मशीन स्कोरिंग इजी है, जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी करता है। फिर कहता है अ कंप्रोमाइज बिटवीन द शॉर्ट आंसर, और ये शब्द कंप्रोमाइज है शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप और ट्रू फॉल्स आइटम के दरमियान। फिर कहता है इट कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ कंटेंट, वाइड रेंज ऑफ कंटेंट कैन बी सैंपल्ड बाय वन टेस्ट। जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये क्या करता है 100 एमसीक्यूज में बहुत सारा कंटेंट आपसे पूछ लेते हैं। 80% में आपसे सब्जेक्ट की क्वेश्चन पूछते हैं और 20% आपसे जर्नल। तो बहुत वाइड रेंज ऑफ कंटेंट को ये कवर करता है और एक ही टेस्ट के जरिए आप सारा कुछ कवर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस कहता है डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट प्लाजिबल अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज। कहता है जो सारे आंसर आपको सही लग रहे हो वो प्लाजिबल होते हैं, तो प्लाजिबल अल्टरनेटिव चुन बनाना आसान काम नहीं है। ABCD जो ऑप्शंस आप बना रहे हैं, तो चारों ऑप्शंस फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान पूछा था तो आगे सारे सिटीज ही लिखने हैं। कहीं मैं कोई कंट्री डाल दूंगी तो वो पहले ही गेसिंग का चांस और ज्यादा हो जाएगा। वो तो क्योंकि एक्सक्लूड हो जाएगा, सबको पता है कि ये शहर है मुल्क नहीं है। तो इस तरह से प्लाजिबल अल्टरनेटिव बनाना आसान काम नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ऐसे टाइप आइटम या ऐसे टाइप टेस्ट। अब ऐसे टाइप टेस्ट क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। Extended response questions, it requires a great deal of freedom on how to respond to a question. ये आपको खुली आजादी होती है कि आपने किस तरह से किस क्वेश्चन को आंसर करना है। आपको पूरी आजादी, आप अपनी मर्जी से जो कुछ उसके जवाब में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे अभी इसी टॉपिक से मुतलका डिस्कस ऐसे एंड मल्टीपल चॉइस आइटम्स या मल्टीपल चॉइस टाइप टेस्ट। अब तफसील से डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, इसके एडवांटेजेस लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। अच्छा, अब restricted response questions, more specific, easier to score। अब कैसे मोर स्पेसिफिक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ना आपको आंसर के लिए, और इसकी वजह से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंप्रूव्ड होती है। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उनका कंपैरिजन करना है, किस चीज का, ऐसे टाइप और मल्टीपल चॉइस आइटम्स का, किस लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड यूजिबिलिटी। अब सिर्फ इन चारों चीजों के एंगल से आपने मल्टीपल चॉइस का और ऐसे टाइप इनका कंपैरिजन करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब ऐसे टाइप के एडवांटेजेस क्या हैं, फवायद क्या हैं। हमारी जो पहली तीन स्टेजेस है ना, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है या लोअर लर्निंग जो है वो लेवल्स है। हायर लर्निंग लेवल सिंथेसिस, एवेल्युएशन और क्रिएशन है। तो जो ऐसे टाइप आइटम है ना, ये हायर लर्निंग लेवल्स को मैयर करते हैं एंड इज इजियर टू कंस्ट्रक्ट देन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम। कहता है एक 10 एमसीक्यूज बनाना की निस्बत एक ऐसे टाइप आइटम कंस्ट्रक्ट करना ज्यादा आसान होता है। फिर कहता है इसके एडवांटेजेस और क्या है, स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू आंसर एन ऐसे क्वेश्चन बाय गेसिंग। अब स्टूडेंट्स के लिए ऐसे टाइप आइटम में गेसिंग का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गेसिंग तो इसमें आपने आंसर आता है तो आप लिखेंगे, वरना आपके पास गेसिंग का इसमें कोई चांस नहीं है। इसके लिए सुपीरियर स्टडी मेथड रिक्वायर्ड है। कैसे, अगर आपने तफसील से पढ़ा होगा तो आप उस आंसर को ऑर्गेनाइज करके अपने माइंड में तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर कहता है इट रिक्वायर्स offers students an opportunity to demonstrate their ability to what, to organize knowledge, to express opinion, to foster creativity। कहता है स्टूडेंट्स को
ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो मटेरियल को, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, और उनकी क्रिएटिविटी एनहांस होती है, एनकरेज होती है, बढ़ती है। अब जैसे आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे टाइप, और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेंगे, अपने ज़हन में एक आउटलाइन बनाएंगे, मटेरियल को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब अपनी ओपिनियन का, उसमें अपनी राय का जो है वो इजहार करेंगे। फिर इट फोस्टर्स देयर क्रिएटिविटी। वो खुद कैसे चीजों को क्रिएट करते हैं, कैसे वो एक नया मॉडल या कोई चीज बनाते हैं, या क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिस्पॉन्स उनका आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। कहता है इट इज द सेट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, skills, and work habits through the performance of tasks that are meaningful। कहता है कि कुछ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं जिनका पर्पस क्या है, जो आपने नॉलेज सीखा, जो स्किल्स सीखी, जो हैबिट सीखी, उनकी एप्लीकेशन आपने सीखनी है। कैसे? फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल दूंगी, जैसे आपने थ्योरी पढ़ी। फॉर एग्जांपल, जैसे इस लेवल पे जो मैं मिसाल देना चाहूंगी, हम पढ़ते हैं रिसर्च, कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ी हमने, उसमें पढ़ी फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हम देखेंगे, हमने थ्योरी में पढ़ी, क्लास में हमें जो टीचर ने पढ़ाया वो नॉलेज है हमारा। अब हमने एक प्रैक्टिकली एक रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किया, तो ये क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है। अब आपने पूरी रिसर्च की, करने के बाद आप उसे लिखेंगे, जब कंप्लीट कर लेंगे, तो दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। अब कहते हैं this assessment technique provides the teacher up with the information about how the students understand and applies knowledge, कि students कैसे समझते हैं नॉलेज, सीखते हैं, और कैसे अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं डिफरेंट सेटिंग में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ी, आपने उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस task, students create, produce, perform, present work और real world issues। कहता है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के दौरान स्टूडेंट्स खुद से क्रिएट करते हैं और परफॉर्म करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल, आप जब रिसर्च में टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ना, तो यू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, यू क्रिएट समथिंग न्यू, और आप करते क्या हैं, किस पे, रियल वर्ल्ड इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क है। परफॉर्मेंस टास्क में बी यूज टू असेस अ स्किल और प्रोफिशिएंसी। ये किस लिए यूज किया जाता है, कि आपकी स्किल और प्रोफिशिएंसी को चूज चूज चेक किया जा सके, एंड प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। फिर आपको आपके प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रोसेस मीन आपका, आपने किस तरह से ये रिसर्च की, और प्रोडक्ट आपका रिजल्ट क्या आया, जब आपको अपनी सीखे हुए इल्म का इस्तेमाल करेंगे, तो ये, और उसको परफॉर्म करेंगे, तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है। अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स, कहता है कि एग्जांपल्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इंक्लूड composing a few sentences in open-ended short responses। आप किसी से भी कोई ओपन एंडेड मीन क्वेश्चन पूछते हैं कि वो अपने ख्यालात का खुद इजहार करे, लेकिन फ्यू सेंटेंसेस में, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है। डेवलपिंग अ थॉरो एनालिसिस इन एन ऐसे, एक ऐसे आप लिखने के लिए दिया है, तो थॉरो एनालिसिस वो कर रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है। कंडक्टिंग अ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, आपने थ्योरी में पढ़ा और अब आप लेबोरेटरी लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है। कंप्लीटिंग एन ओरिजिनल रिसर्च पेपर, अब आपने ओरिजिनल रिसर्च पेपर, आपने थ्योरी में पढ़ा था कि रिसर्च में उसकी फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है। अच्छा,
अच्छा जी। सर, आई विल टॉक टू यू एट द एंड, नोमान जगम साहब, inshallah I will talk to you at the end. If I am reading slides, so why I have taken 1 hour? अच्छा जी, अब रिसर्च पेपर में सबसे पहले हम क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, देन इंट्रोडक्शन, देन इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बाद आ जाता है कि जी आप रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस के बाद हम उसका लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। लिटरेचर रिव्यू के बाद हम मेथडोलॉजी या मेथड होते हैं, मेथड के बाद उसमें पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग। अब जब आप पूरी, पहले तो आपने थ्योरी पूरी रिसर्च के एक क्लास में, एक कोर्स में ये पढ़ा, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप पूरी एक रिसर्च कर लेते हैं तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है। क्योंकि जब देखें हम रिसर्च पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें चीजों की इतनी बारीकी से समझ नहीं आती। जब हम पढ़ रहे होते हैं और जब हम तजर्बा कर लेते हैं वो काम, दोनों में बड़ा फर्क आ जाता है। तो जब हम ये काम कर लेते हैं, रीजनल रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट असेसमेंट है। प्रेजेंटेशंस, पहले आपने प्रेजेंटेशन की टेक्निक सीखी, ठीक है। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो फिर ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है। एग्जीबिशंस लास्ट में आ जाता है। एक लेटर एप्लीकेशन के लिए, आप लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब जब आप टाइप करते हैं तो आपने किसको लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, तो ये आप परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की एक टाइप है। अच्छा, पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज क्या है? एक सिस्टमैटिक, purposeful and meaningful collection of an individual work designed to document learning over time. अच्छा, अब सिस्टमैटिक तरतीब से देखें, सिस्टमैटिक कलेक्शन कैसे है? पर्पसफुल बी और मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल, आपका पर्पस है, आपने एकेडमिक रिजल्ट्स का रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, तो आप उसको सिस्टमैटिकली इकट्ठा करेंगे। क्लास मोंटेसोरी से शुरू होंगे, सारा 1 2 3 एकेडमिक रिकॉर्ड। एक फाइल आपने पोर्टफोलियो बनाया जिसमें आपने एकेडमिक प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज का रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, ठीक है। ये क्या है? मीनिंग, अच्छा किसी भी देखें, पोर्टफोलियो क्या है? मीनिंगफुल कलेक्शन है इंडिविजुअल वर्क की ओवर टाइम। अब ओवर टाइम ये एकदम से पोर्टफोलियो नहीं बन जाता, वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता रहता है। इसकी आसान अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको आपकी अपनी खुद हर बंदे की दूं, तो आप देखें, जब से आप जॉब में आए हैं, आप आपके दो तरह के रिकॉर्ड है। एक आपका एकेडमिक अचीवमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज का रिकॉर्ड, स्टूडेंट लाइफ का, और एक जब आप इन सर्विस आ गए तो आपका वो पोर्टफोलियो। अब ये आपका डॉक्यूमेंट में वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी सीवी में एक एडिशन है, तो ये पोर्टफोलियो में एक एडिशन है। तो वक्त के साथ साथ पोर्टफोलियो में जो है वो डॉक्यूमेंट्स का इजाफा होता चला जाता है। कहता है, दिस कलेक्शन ऑफ वर्क इज ऑफन गैदर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू हैव बीन टॉट एज वेल एज व्हाट यू हैव लर्नड। जैसे अभी एक उस्ताद साहब कह रहे हैं, जब हम एफर्ट ही नहीं करेंगे सीखने की, तो ठीक ठीक जो जो भी टॉपिक है वो कोई तावीज नहीं है जिसको टीचर ने घोल के पिलाना है। इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो इसी तरह जो आपका कलेक्शन ऑफ वर्क है, ये बताता है कि आपको क्या सिखाया गया है और आपने क्या सीखा है। जब हम बच्चों का पोर्टफोलियो देखते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि इसकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस हैं, ये इसकी एकेडमिक अचीवमेंट है। जैसे ये देखें, नीचे कुछ पोर्टफोलियोज की पिक्चर्स हैं।
इसकी मोटाई में वक्त के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इजाफा होता चला जाता है, जो ये हमें बताता है कि आपने क्या सीखा और आपको सिखाया क्या गया था। इन अदर वर्ड्स, कहता है पोर्टफोलियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसको एक नजर देख के किस चीज के बारे में आपको पता चल रहा है, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट का, कैपेबिलिटीज का, स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का, नॉलेज का, स्पेसिफिक स्किल्स का, ओवर टाइम एंड इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब ओवर टाइम से मुराद है कि अगर एक पोर्टफोलियो में एक नजर ही देख के आपको पता चल जाता है कि इस बच्चे की इसका एडमिशन कॉलेज में स्कूल में हुआ या कॉलेज में हुआ फलां ईयर में, ये इस क्लास में प्रमोट हुआ इस ईयर में, इस क्लास में प्रमोट हुआ इस ईयर में, और उसके अंदर जो है वो आप उसका रिकॉर्ड रिजल्ट देखते हैं तो आपको उसकी एकेडमिक अचीवमेंट, उसके रिजल्ट्स को देख के आपको उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों पता चल जाती हैं, उसके नॉलेज का भी पता चल जाता है। और अगर कोई उसकी कोर करिकुलर एक्टिविटीज का रिकॉर्ड है तो वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आपको पता चल जाता है कि ये जो है ना अच्छा डिबेटर है, ठीक है, ये स्पीच बहुत अच्छी करता है, ये गेम्स में जो है वो फला फला गेम में पार्टिसिपेट्स करता है, ठीक है। अच्छा जी, पोर्टफोलियो कहता है अ पोर्टफोलियो प्रोवाइड्स सैंपल ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क विच शो ग्रोथ ओवर टाइम। अच्छा, अब मैंने यही कहा कि ग्रोथ ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ उसमें जो इजाफा होता चला जाता है वो जो है वो हम उसमें देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आपकी जितनी जितनी लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ती चली जाएगी आपके पोर्टफोलियोज में इजाफा होता चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स का जो टास्क होता है या जो उनका बेस्ट वर्क होता है उसमें वक्त के साथ साथ जो ग्रोथ होती है वो पोर्टफोलियो शो कर रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट ऑफ अ पर्सन्स अकम्प्लिशमेंट। ये एक पोर्ट्रेट है, एक तस्वीर है जो हमें ये बताती है कि स्टूडेंट की या किसी भी शख्स की फलां फलां अचीवमेंट है, फलां फलां फील्ड में, इस फील्ड में ये इसकी अचीवमेंट है, ये जो है वो इसको गोल्ड मेडल फलां जो है वो उसमें ईयर में मिला, फलां क्लास में मिला, इसकी फलां जो है वो को करिकुलर एक्टिविटी में इसकी जो है वो अचीवमेंट है। Portfolios. There are two types of portfolio which I am discussing: showcase portfolio and working portfolio. Showcase portfolio क्या है? A portfolio consisting of the work samples selected by the students that documents the students' best work. Other स्टूडेंट्स के बेस्ट वर्क को जब सेलेक्ट करते हैं ये शोकेस पोर्टफोलियो है। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लास में एक मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स की वोटिंग के थ्रू, अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये जो जिसकी ज्यादा वोट्स होंगे उस स्टूडेंट को तो हम उसको मॉनिटर चूज कर लेते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट के बेस्ट वर्क को आप शो करते हैं स्टूडेंट्स को, और जो स्टूडेंट्स की रेटिंग की बेस पे बेस्ट वर्क होता है और जिस स्टूडेंट का होता है वो शोकेस पोर्टफोलियो होता है, जो स्टूडेंट्स का ही सिलेक्टेड हो और स्टूडेंट का बेस्ट वर्क हो, ठीक है। इसलिए इसे स्टूडेंट सिलेक्टेड एंट्री भी बोलते हैं। वर्क वर्किंग पोर्टफोलियो, a repository of portfolio documents that the students accumulates over a certain period of time। वक्त के साथ साथ आप जो सारा अपना पोर्टफोलियो इकट्ठा करते रहते हैं डॉक्यूमेंट में, चाहे वो करिकुलर है चाहे आपका को करिकुलर एक्टिविटीज का। आईटी पर्सन सर, ये जो जो टीचर्स कमेंट्स कर रहे हैं तो काइंडली जरा नोट करें, ठीक है। ये पहला सेशन है जिसमें जो है वो मैं इस तरह की टीचर्स को देख रही हूँ। अच्छा जी, इंटरव्यू। एन इंटरव्यू इज द फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आमने सामने बातचीत होती है, किसकी?
टीचर की और स्टूडेंट की। यूज इंक्वायरी टू शेयर देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और अ प्रॉब्लम। कहता है कि टीचर और स्टूडेंट जब किसी भी टॉपिक को या नॉलेज को शेयर करने के लिए, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन मालूमात शेयर करते हैं, एंड कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू एक्सप्लोर अबाउट व्हाट, अबाउट द स्टूडेंट्स थिंकिंग, असेस। अच्छा, कहता है जब स्टूडेंट्स की थिंकिंग को जज करने के लिए दोनों आपस में मालूमात शेयर करें, अपनी assess the students level of understanding। कहता है कि स्टूडेंट की क्या उन्हें समझ में आया है, ठीक है, तो इसको असेस करने के लिए आप इंटरव्यू कर सकते हैं। एंड इंटरव्यू कैन बी आल्सो यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड गैदर इंफॉर्मेशन, obtain clarification, determine positions and probe for motivation। अच्छा, कॉन्फ्रेंसेस। अब कॉन्फ्रेंस क्या है? एक फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग है। फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। अच्छा, अब फॉर्मल कैसे? जब आपने पहले से प्लान किया होता है ना, तो ये फॉर्मल है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड, प्री प्लान्ड, देन इट्स फॉर्मल। टाइमिंग, प्लेस, वेन्यू, गेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, तो ये क्या होता है? फॉर्मल। इनफॉर्मल मीटिंग क्या है? इनफॉर्मली आप हर चीज, वेन्यू, सब कुछ डिसाइडेड नहीं है और आप इनफॉर्मल एक मीटिंग करते हैं, किसके दरमियान? बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग आइडियाज। कहता है कि कॉन्फ्रेंस एक फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, जिसका मकसद ये होता है कि वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन या मालूमात या आइडियाज को शेयर करें। Conference might be held to explore the student's thinking and suggest next steps, assess the student's level of understanding of a particular topic or procedure, and review, clarify, and extend what the student has already completed. कॉन्फ्रेंस का मतलब स्टूडेंट्स की थिंकिंग को एक्सप्लोर करना और नेक्स्ट स्टेप्स के लिए सजेस्ट करना, स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जज करना, और इंफॉर्मेशन जो कुछ उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होता है, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, इस मकसद के लिए आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। क्विज दिस। A quiz, test, or examination requires students to respond to prompt in order to demonstrate their knowledge or their skills। कहता है एक क्विज आप क्या करते हैं? क्विज में अपने नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लेकिन फौरी। कैसे? आपने कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट से कोई क्विज जो है ना, किसी बारे में मालूमात, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टडीज का कोई एरिया आपने डिस्क्राइब कर लिया और उसके बारे में आप क्विज करते हैं, तो आप इंडिविजुअली भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ग्रुप्स भी बना सकते हैं, टीम्स बना सकते हैं, और फौरी उसके बारे में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उनकी एबिलिटीज और उनके नॉलेज को चेक करने के लिए आप क्विज कंडक्ट करवा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। मुशाहिदा आम अगर आसान लफ्जों में कहें तो दो तरह के ऑब्जर्वेशंस होती हैं। एक होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कोई टीम या इंस्पेक्शन टीम या प्रिंसिपल या कोई भी सीनियर अथॉरिटी आपकी क्लास में एकदम से आए और आपको ऑब्जर्व करे दैट हाउ यू आर टीचिंग, इट्स अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आपकी क्लास में कैमरा लगा दिया जाए और आपको थ्रू दैट कैमरा ऑब्जर्व किया जाए, इट्स नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब इसके जरिए आप इंफॉर्मेशन किस चीज को असेस कर रहे होते हैं? इट दीज आर यूजफुल, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स आर यूजफुल इन असेसिंग परफॉर्मेंस स्किल्स एंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल सोशल डेवलपमेंट। इनको आप मेजर करते हैं, असेस करते हैं। और लीस्ट स्ट्रक्चर्ड जो है वो ऑब्जर्वेशनल टेक्निक हमारे पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड है।
एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहता है कि इट्स अ सिंपल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। स्टूडेंट्स के बिहेवियर को जो है वो आप इस तरह से एनेक्डोटल रिकॉर्ड फॉर्म में जज कर सकते हैं। ये होता क्या है एनेक्डोटल रिकॉर्ड? कहता है इट्स लाइक अ शॉर्ट स्टोरी that teachers use to record significant incidents that they have observed। एक किसी भी इंसिडेंट को उन्होंने जैसे ऑब्जर्व किया, उसे ही शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। पीयर अप्रेजल। पीयर क्या होता है? आपके हम जमातों का आपको इवेलुएट करना। तो कहता है इन सम इंस्टांसेस इट इज पॉसिबल टू हैव स्टूडेंट्स रेट देयर पीयर्स ऑन द सेम रेटिंग स्केल यूज्ड बाय द टीचर। कहता है कि जिस स्केल पे टीचर अपने स्टूडेंट्स को रेट करता है, जिस डिवाइस पे, उसी पे उसके हम जमात उसको रेट करें, तो ये पीयर अप्रेजल है उसके हम जमातों का। इसमें गेस हू टेक्निक और सोशियोमेट्रिक टेक्निक। अब गेस हू टेक्निक क्या है? कहता है ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंटेड विद अ सीरीज ऑफ ब्रीफ बिहेवियर्स डिस्क्रिप्शन। बिहेवियर डिस्क्रिप्शन आप कुछ दे देते हैं एंड आस्क द नेम दो स्टूडेंट्स हु बेस्ट फिट ईच डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल आप बच्चों से पूछते हैं कि हेयर इज समवन हु इज ऑलवेज फ्रेंडली, तो वो नाम लेंगे, ठीक है? आप वो नाम लेंगे कि जी साबिर है, अकरम है, मोहम्मद है, ठीक है, जावेद है। ये ये क्या है? ये वो नाम, क्योंकि उन्हें एकदम से उन्हें क्लास में बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद आप वो उस डिस्क्रिप्शन में जो बंदा फिट नजर आता है, वो उसके नाम वो गेस हु टेक्निक में वो चूज करेंगे। आप कहते हैं हियर इज समवन हु इज नेवर फ्रेंडली, तो उन्हें लगता है जो भी कभी भी उनके साथ फ्रेंडली या किसी भी बच्चे के साथ कोई इतना सोशल नहीं हुआ, वो उसके नाम पुकारेंगे, ठीक है? तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक कहता है इट्स अ मेथड ऑफ असेसिंग द सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल को सोशली कौन कितना एक्सेप्ट करता है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप। अब आप फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, आप बना देते हैं जिस ग्रुप को सोशली सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, उन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी सारे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसी ग्रुप में बहुत से लोग शामिल होना चाहेंगे। जिस ग्रुप की सोशल एक्सेप्टेंस इतनी नहीं है, उस ग्रुप में कोई भी शामिल नहीं होना चाहेगा। इससे कहता है इट इज द सिंपल टेक्निक बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स चॉइसेस फॉर सम ग्रुप। स्टूडेंट्स अपनी चॉइसेस किसी ग्रुप के लिए बना बताते हैं। आपने फॉर एग्जांपल यूनिटी फेथ डिसिप्लिन कोई ग्रुप बनाए, तो अब इसमें जिस ग्रुप को सोशली ज्यादा एक्सेप्ट लोग करते हैं, उसी में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होना चाहेंगे। रीजन बिहाइंड दिस इज उस ग्रुप की सोशल एक्सेप्टेंस, उसके इंडिविजुअल्स की सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। दिस इज पीयर अप्रेजल। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक क्या है? दीज टेक्निक्स सेल्फ आपकी अपने बारे में जो है वो आप अपनी एटीट्यूड और अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। कहता है दीज टेक्निक्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट इज इनएसेसिबल बाय अदर मींस। जब किसी भी और जरिए से आपके पास मालूमात हासिल करना मुमकिन ना हो, तो आप अपनी पर्सनल फीलिंग, इंटरेस्ट और एटीट्यूड के बारे में खुद जवाब देते हैं। इसमें क्वेश्चनर्स भी हो सकते हैं, इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, डेली डायरीज भी। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चंस में पूछते हैं कि जी आप तन्हाई में रहना पसंद करते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, आपको अंधेरे से डर लगता है। आप ये अपनी फीलिंग्स, इंटरेस्ट और अपने एटीट्यूड, कुछ भी आप मुख्तलिफ इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उस फर्द से, उस शख्स से उसके अपने बारे में आप मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो ये सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक है, वो अपने बारे में खुद आपको मालूमात दे रहा है। ऑल दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स। Now, I will end my session by saying that assessment is today's mean of modifying tomorrow instruction। ये आज आपके पास एक सोर्स है जिसकी बेस पे आप अपनी कल की इंस्ट्रक्शन को बेहतर कर सकते हैं या कल की टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज असेसमेंट हमारे पास एक सोर्स है, एक मीन है, एक जरिया है, जिससे हम अपनी कल की टीचिंग को, इंस्ट्रक्शन को बेहतर कर सकते हैं। Now, this is all from my side. I will end by my session and I will ask from you all that where do you stand? If you have listened with full attention and interest, then
you can tell me that where do you stand. Thank you very much for listening. Now I will request the IT person to please unmute the mics of those people who have raised their hand, and please ask questions related to the topic, not any other thing or not any other general discussion. Ask question only related to the topic. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम मैडम। Walaikum assalam, sir. मैं अरशद बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पत्तोकी से। मैडम ये पूछना था कि जो हमारा आज चौथा दिन है ट्रेनिंग के वाले से हम चौथा दिन चल रहा है, तो उसमें हमें ज्यादातर ये जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं ये तो तकरीबन वही बीएड और एमएड और एम एजुकेशन के रिलेटेड टॉपिक हैं। तो इसमें तो तकरीबन 20-25 वेरियस सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये सारी जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के गिर्द ही घूम रही है एमए एजुकेशन के हवाले से। तो इसमें आप क्या अपना रिस्पॉन्स देंगी? इसमें पाक स्टडी भी है, जो मतलब टीचिंग मेथड्स में हाउ टू टीच पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश वगैरह और भी टॉपिक्स हैं, जर्नलिज्म है, पॉलिटिकल साइंस है। लेकिन इस ट्रेनिंग को अगर हम बेहतर समझने के लिए तो मुझे लगता है तो फिर हमें एमए एजुकेशन ही करना पड़ेगा या एमएड ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा जी, थैंक यू सर। अच्छा सर, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जी ट्रेनिंग इज नॉट आस्किंग यू और रिक्वायरिंग फ्रॉम यू टू डू एमएड। जी जी। ट्रेनिंग का मकसद आप और एजुकेशन जो है ना, ये आपको पता है किस चीज से रिलेटेड है? चलें आप बताएं, फिर उसके बाद मैं। हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स या हाउ टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन हाँ जी, ये सिस्टम। आंसर आया हुआ था कि इसमें। अच्छा जी सर, ट्रेनिंग जो एजुकेशन सब्जेक्ट का ताल्लुक ही टीचिंग से है। हम अपनी टीचिंग को कैसे बेहतर बना सकते, बेहतर से बेहतरीन की तरफ। टीचिंग आपको ऑलरेडी क्यों नहीं आती? आती है, तभी आप इस फील्ड में आए हैं ना। आपकी टीचिंग को और आप वो क्या कह लें, चार चांद लगाने के लिए, या आपको और बेहतर जिनसे बेहतर जिम्मेदारियों को संभालने के लिए ये आपको ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं है। अब आप सर्विस रूल्स पढ़ेंगे, आप पीडा पढ़ेंगे, आप पेपरा पढ़ेंगे, या ये सारी चीजें, ये कहीं पे भी एजुकेशन में हमने तो नहीं पढ़ी। मैंने तो पीएचडी तक नहीं पढ़ी। तो ट्रेनिंग का मकसद आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट है। आपको नेक्स्ट ग्रेड की जिम्मेदारियां संभालने के लिए, आपको अगले ग्रेड की सारी जिम्मेदारियां संभालने के काबिल बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का मकसद आपको एमए एजुकेशन करवाना नहीं। ट्रेनिंग के आप अभी आज तक आपने जो पढ़े होंगे, उसमें हो सकता है ऐसे टॉपिक सारे ज़ारे ट्रेनिंग है ही टीचिंग से रिलेटेड। जब आप सर ग्रेड 18 टू 19 में जाते हैं ना, तो ट्रेनिंग में ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस आ जाता है, क्योंकि उससे अगला ग्रेड में ज्यादातर लोग 19 में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव सीट संभालते हैं। ठीक है। जी जी। तो ट्रेनिंग का मकसद आपकी सलाहियतों को निखारना, मंजरे आम पर हम्म। लाना है। और ट्रेनिंग ये नहीं आपसे रिक्वायर कर रही कि आप एमए एजुकेशन करें या आप और मुख्तलिफ मजामीन वाले हैं। चूंकि और मजामीन वालों का ताल्लुक डायरेक्टली एजुकेशन से नहीं होता, इसलिए आपकी सलाहियतों को और निखारने के लिए अगले ग्रेड के मुताबिक जिम्मेदारियों को संभालने के काबिल बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है ठीक है मैडम, वो सर, इस तरह अभी है ना आप कि आगे जैसे सर्विस रूल्स पढ़ेंगे, आप पीडा पढ़ेंगे, आप पेपरा पढ़ेंगे। मैंने तो गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद ये सब चीजें पढ़ी हैं। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं आती थी ना, मैं एजुकेशन में मैंने कहीं पढ़ी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो इस तरह है कि जैसे स्कूल एजुकेशन में भर्ती के लिए वो ना बीएड या एमएड लाजमी रखते हैं ताकि टीचर को पता हो कि टीचिंग कैसे सिखानी है। लेकिन कॉलेज की टीचिंग के लिए वो ये बीएड एमएड की रिक्वायरमेंट नहीं रखते, वो सिर्फ आपकी सिंपल मास्टर डिग्री रखते हैं। इसका मतलब है जो पॉलिसी मेकर हैं एचईडी में वो क्या समझते हैं कि कॉलेज के लिए बच्चों को ये बीएड एमएड की जरूरत नहीं है, स्कूल में ज्यादा जरूरत है। इसके बारे में क्या आप मैंने बताना सर चाहेंगे? आपसे रिक्वेस्ट की थी, रिस्पेक्टेड टीचर्स के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो करें। अच्छा अच्छा। चलो मैडम, एक हेलो छोटा सा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक के रिलेटेड ही है जो हमने आज असेसमेंट पढ़ा है। जी सर।
तो उसमें मैम आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें पढ़ाया है। इसमें मतलब मेरे दिल में एक सवाल पैदा हो रहा था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो आपने लास्ट हमें बताया क्रिएशन, इसका जो आखिरी स्टेप था क्रिएशन, जी तो जी सर। मैं ये समझूं कि अगर अगर हम फिजिक्स की स्टडी पढ़ते हैं, पहले उसके हम बच्चे को स्टडी पढ़ाते हैं, फिर उसको याद करता है, फिर उसमें प्रैक्टिकल करता है, एंड में अगर वो एक मेरे ख्याल के मुताबिक जो फिजिक्स वाले हैं वो एरोप्लेन या जो मैकेनिकल के रिलेटेड चीजें हैं, जी जी गाड़ी है या कोई हाँ, मोटरसाइकिल, आपने वो गाड़ी बना ली ये ना तो ये क्रिएशन है। हाँ, ये गाड़ी मैं बना ये मैं ली पूछना आपने चाह रहा तो था कि क्रिएशन है। अगर जो गाड़ी बनती है ये इस टैक्सोनॉमी के स्टेप में आप क्रिएशन कहेंगे इसको? भी कोई भी चीज आप बना लेते हैं तो उसको हम क्रिएशन कहेंगे स्टडी के बाद? सर कोई नई चीज बना लेना, क्योंकि यू परफॉर्म समथिंग न्यू। जी आपने एक नई चीज बनाई है, इजाद की है, किसकी बेस पे? सारे पिछले स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये क्या है? क्रिएशन है ना सर। अच्छा मैम, एक और एंड पे हमें बताया गया था कि आपका आपने भी जिक्र किया कि हमारा ना वो एमसीक्यूज टेस्ट एंड पे होगा। तो अगर थोड़ा सा आप अगर आप नेक्स्ट भी हमें अगर मतलब लेक्चर दे, तो अगर आपके हैं लेक्चर तो उसमें ये है कि थोड़ा नहीं, सा आप हमें कोई नेक्स्ट कोई चार नहीं है। पांच लेक्चर नहीं है आप ट्रेनिंग में? नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो चलो आज अगर आप कोई एग्जांपल के तौर पर तीन चार एमसीक्यूज बता दें कि अगर हमारा टेस्ट होता है ट्रेनिंग के बाद तो वो किस तरह के एमसीक्यूज हमसे पूछेंगे, ये आप तीन चार सर इस एज टॉपिक के एग्जांपल अंदर से ही एमसीक्यूज पूछेंगे। सामने ये जो दो टॉपिक तीन। पढ़ाया है ना, जिसको जी, कुछ असातिज़ा कराम ने गौर से सुना तो समझ आ गई, जिसने नहीं सुना उसने कहा मिस स्लाइड रीडिंग कर रही हैं। आई मैं तो ट्राइड माय बड़े गौर लेवल से सुन रहा बेस्ट था। टू सिट मैं सेपरेटली। तो जी, नहीं मैम, ठीक है। हेलो आपने अस्सलाम हम वालेकुम। तो हम उनमें वालेकुम सलाम। लेक्चर में ध्यान से सुन रहे थे, तो आप एक तो एग्जांपल दे दें, बस क्वेश्चन की दे दें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। हम तो सर बहुत खुश हैं, आपका अच्छा लेक्चर है। जी जी नहीं जी जी। सर आई नो वेयर एम आई स्टैंड। बस ये जो स्लाइड्स आपको पढ़ाई है ना, असेसमेंट असेसमेंट टेक्निक्स हैं, ये सारी चीजें जी इसी में से आएगा। नहीं मैम, ये तो सारी चीजें नई चीजें तो क्या तो वो सर आगे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पहले। पूछना चाह रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिफ मेहदी, उर्दू लेक्चरर, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बेदिया रोड। अच्छा, क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मतलब इनपुट थोड़ा सा दे सकते हैं। ये भी क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, मेरा भाई है एमसीए में, तो उनका तकरीबन ओपन यही माहौल है। वो फरवरी में ही उनकी वो नुमाइशें भी लगती हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी पेश करते हैं, उसके अंदर वो पता नहीं के अंदर बॉटनी और मतलब पेंटिंग आर्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स के अंदर बॉटनी और पता नहीं क्या क्या चीजें उनकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। बड़ा हैरान होता है, क्योंकि मैं खुद जाता हूँ उनकी नुमाइशों पे, और वो मैंने जरा उनकी प्रेजेंटेशन भी चेक की, फिर उनकी वो क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें एनसी अगर ये चले जाए ना तो थोड़ा फरवरी में चूंकि उनकी नुमाइशें लगती हैं, तो ये अज्यूमिंग हो सकती है। अच्छा, मैं मैडम दूसरा ये इनपुट देना चाह रहा था कि आप जितनी टेक्निक्स बता रही थी ना, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो कोर्स बनना होता है, इसकी मशक बिल्कुल इसी उस पे होती है। गो की अपडेट भी होनी चाहिए। अब हम जो पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं बोर्ड के मुताबिक, जो कि बहुत गलत करते हैं। हमारे ऊपर बोर्ड बोला हैवी हो गया है, और हम 7-8 महीने की असेसमेंट्स के मुताबिक नहीं चल रहे होते, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो बहुत ज़हीन है खुद आके क्वेश्चन करते हैं, आगे निकल जाते हैं, कुछ एवरेज रह जाते हैं। ये एक यानी कि बोर्ड को बिल्कुल साइड में कर दें, बोर्ड हमारे लिए कुछ नहीं। हमने वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड ने जो दिए है टारगेट्स, जैसे हमें वो शॉर्ट सिलेबस हुआ तो वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड ने दिया था हमें, तो वो मुझे ये समझ आई कि हमें पढ़ाना किसके मुताबिक, हम पढ़ा किसके मुताबिक रहे हैं। इस वजह से भी हम रोड से हटे हुए हैं। सर क्वेश्चन समझ नहीं है, क्वेश्चन पूछा है या कोई इनपुट खुद से ही दी है? क्वेश्चन नहीं। सर सर हाँ यहाँ जी पे जी। जो मुझे समझ आई है उसके मुताबिक मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, बोर्ड हमारा कुछ भी हमसे डिमांड करे, हमारी टीचिंग में मोटिवेशन होनी चाहिए। टीचिंग में हम अपने इतने डिवोटेड हो के उस किसी भी बोर्ड के मुताबिक आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल सवाल आए, हमारी टीचिंग में जो है वो इस चीज की झलक नहीं होनी चाहिए कि बोर्ड ये कह रहा है। बोर्ड जो भी कह रहा है तो उसमें बोर्ड के अच्छा, मुताबिक अब हमारे पढ़ाने में हाँ, सिर्फ ये फर्क होगा कि हम बच्चों को पढ़ाने के दौरान ये कह सकते हैं, बेटा दिस इज टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम अ, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन पढ़ाने का हमारा तरीका जिस मर्जी हम्म, लेवल पे पढ़ाएं, जिस मर्जी बोर्ड को पढ़ाएं,
वो वेरी नहीं करना चाहिए। आई अच्छा, हैव अब टॉट फॉर मेरे 14 years इन अ जी फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे ज्यादातर हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पे तो हम लोअर पे जाते ही नहीं है। वहां पे पेपर में कभी भी फेडरल बोर्ड में सीधा सवाल नहीं आया कि इसकी तारीफ कर दें, कभी भी, नेवर एवर। इवन आसान से आसान मेरे अपने सब्जेक्ट एजुकेशन में सीधे सवाल मैंने नहीं देखा कि पूरे पेपर में 100 में से एक सवाल कोई, और उनका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता, 3 नंबर का होता है, और सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन से ऑनवर्ड स्टेज के होते हैं। अच्छा, मैं असल में ये बोर्ड, मैं बोर्ड की असल में नहीं बात करता, मैं कहता जो टेक्स्ट बुक बोर्ड डिजाइन किया गया है ना, क्योंकि वो असल में बेसिकली उसके नीचे सारी यही चीजें होती हैं। चले सर, अब अ, टाइम शॉर्ट है, तो हाँ एक इधर और शायद कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, अस्सलाम तो वालेकुम। हमें डेविएट नहीं होना अपने टॉपिक से, तो इसलिए मैंने जी अपने टॉपिक से रेलिवेंट आपको आंसर दे दिया कि हम अपनी टीचिंग जी में जी जी ऐसे जी लाएं। मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी सर। तो मैम, आज आपका हमारे साथ दूसरा लेक्चर था। पहले आपका लेक्चर था लेसन प्लानिंग के बारे में। तो आई थिंक कि आज का लेक्चर जो है ये जायद अजीज साहब ने हमें पढ़ाना था और शायद वो अवेलेबल नहीं थे, तो आपने पढ़ाया। तो माशाल्लाह आपने पूरी कोशिश की है अपना मैसेज कन्वे करने से और हमें समझ भी आई है। तो मैम ये था कि ये जो मशीन की थी ना, एवेलुएशन मशीन के जरिए, उसके बारे में मेरे जहन में आया, अभी तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पहले हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, कुछ ऐसे होते थे कि जो क्लोज एंड होते हैं कि पाकिस्तान कब तकसीम हुई, ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश, वो कब अलहदा हुआ। तो उसमें तो सभी का आंसर एक ही होता था। और दूसरा ये कुछ ओपन सर एंडेड ये होते फिर भी थे कि क्लोज एंडेड ना हुआ ना, सर ये मैम क्लोज एंडेड में नहीं आता। मैम चलो आप बताइएगा कि ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। तो मैम इसके बाद ये पूछा जाता था कि काजिज क्या है या कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस में, एक में हमारी मेमोरी का टेस्ट होता था और दूसरे में हमारी क्रिटिकल एबिलिटी जो है उसका होता था। तो जब से ये एमसीक्यूज वाला सिस्टम आया है, ABCD, तो मेरे ख्याल में वो मेमोरी और क्रिटिकल जो हमारी थिंकिंग थी, दोनों वीक पड़ गई हैं। तो हमने सिर्फ अपनी एवेलुएशन स्ट्रेटजी को बेहतर करने के लिए, उसमें आसानी लाने के लिए, जो हमारा मेन सेंटर था, फोकस था, जो हमारा स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को बढ़ाना, उनकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाना, तो शायद वो प्रोसेस जो ढीला पड़ गया है। तो आज के स्टूडेंट से हम कुछ भी पूछें तो वो कहते हैं कि सर हमें 4 ऑप्शन दें। तो हम जो है ना, 4 ऑप्शन की हमें ज़्यादा आदत हो गई है। तो इस पर मैम आप अपना जो है जो आपकी मैं बताती फीडबैक हूँ है जी सर। वो दे दें। तो मैम एक और ज़रा अगर आप माइंड ना करें, तो मैम नहीं आप सर, पढ़ाती माइंड नहीं अच्छा है। करूंगी, अगर इसको आंसर देने दें फिर अगला मैं क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं इसके बाद ना शायद मेरी बारी ना आए क्वेश्चन की, तो मैं जी थोड़ी सी गुज़ारिश करूँ। जी जी। तो मैम आप पढ़ाते-पढ़ाते जब वो स्लाइड कोई होती है तो आप कहती हैं कि इसके आगे वो कहता है। तो मैम वो थोड़ा-सा मतलब ना एक अजीब-सी बात लगती है कि आप इसके बाद हमारा पॉइंट ये है या इससे पहले ये था। तो जो वो वाला एलिमेंट है ना, वो शायद हमारे दरमियान ना थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस होती है कि एक एंड पर आप हैं, एक पर हम हैं। तो वो कहने वाला कौन है? वो जो भी है, हम तो यहाँ पर आइडिया की बात करेंगे कि नेक्स्ट ये है और इससे पहले ये था। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अच्छा जी सर, आपका पहला क्वेश्चन था, सर अगेन रिपीट करेंगे पहला क्वेश्चन। मैम ये था कि ये मशीन के ज़रिए जो अच्छा एवेल्युएशन है, अच्छा, ठीक है, ABCD, आ गई तो सर, उसमें सर आ गई, हमारी आ गई मेमोरी और आ गई, क्रिटिकल सॉरी सर। एबिलिटी दोनों जो है ना, वो ज़रा वीक हो गई हैं। जी सर, मैं आप बताती हूँ सर। चूंकि मैंने बड़ी तफसील से इस चीज को पढ़ा हुआ है, इस पे बड़ा रिसर्च भी की हुई है, मैंने एक रिसर्च इस चीज पे की थी। जो MCQs है ना सर, आप ठीक कह रहे हैं कि 4 ऑप्शंस दें। MCQs जरूरी नहीं है कि हमारी लोअर ऑर्डर थिंकिंग को मैयर करें। MCQs हमारी जो कॉग्निटिव लेवल की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की रिमेम्बरिंग से लेकर क्रिएशन लेवल तक के हम MCQs बना सकते हैं। ठीक है मैम। MCQs, अच्छे MCQs बनाना इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। दूसरी लेवल, अगर आपको मेरी एक स्लाइड याद हो तो मैंने लिखा था क्वेश्चन टाइप वर्सेस, अब मुझे स्लाइड नंबर नहीं याद, मैं इधर पीछे बैक जा रही हूँ, स्लाइड नंबर उसमें मेंशन था कि हम
किस किस लेवल के और एमसीक्यूज कॉग्निटिव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हम आसान से आसान जो है वो एमसीक्यूज बना सकते हैं, और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है उसके मुताबिक भी एमसीक्यूज हम बना सकते हैं। लेकिन हमारे एमसीक्यूज डेवलप किए हुए इस तरह के हों, हम अब बच्चों को डीप स्टडी मेथड की आदत डालें, ठीक है। तो तब जो है वो आपकी बात ठीक है कि आज के स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्शंस की, लेकिन एमसीक्यूज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें गेसिंग का चांस सबसे कम है, और प्लॉजिबल अल्टरनेटिव्स बनाना हमारे लिए, प्लॉजिबल अल्टरनेटिव बना सकते हैं हम। जो बंदा कंटेंट को नहीं जानता, एमसीक्यूज में वो आंसर खुद से नहीं कर सकता, ठीक। दूसरा इसका फायदा कि हम ज्यादा से ज्यादा मालूमात को, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को एमसीक्यूज में जब हम कवर कर लेते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स के लिए सेलेक्टिव स्टडी की चॉइस नहीं रहती। आज से कई इस्लाम साल पहले जब मुख्तलिफ ऐसे और चीजें होती थी, तो बच्चे सेलेक्टिव स्टडी की आदत डाल लेते थे, और जो है वो जब एमसीक्यूज की बजाय फिल इन द ब्लैंक आएगी तो कुछ भी वो लिख सकते हैं, प्लस अगर ट्रू फॉल्स आएंगे तो उन्हें पता है कि अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा। इसमें गेसिंग का चांस नहीं है, वाइड रेंज ऑफ कंटेंट को हम इससे कवर कर लेते हैं, प्लॉजिबल डिस्ट्रक्टर्स बनाना हमारे लिए आसान है। प्लस ये है कि इससे हम बच्चों की क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी है सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे, देखें आप भी टीचर के साथ साथ आप एक पेरेंट भी हैं। टीचर्स की पर्सनल बायसनेस सब्जेक्टिव पेपर्स में मैटर करती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मैटर नहीं करती, ठीक है। वो अस्सलाम वालेकुम अपनी मैडम। मर्जी या राय का अमल दखल नहीं होता। तो इसलिए मेरे ख्याल में एमसीक्यूज सबसे बेस्ट है, लेकिन आपने एमसीक्यूज आसान से आसान की बजाय हर अगली स्टेज को एप्लीकेशन लेवल के, एनालिसिस लेवल के इस तरह से बनाने हैं। एक आसान ही टॉपिक को उसका एमसीक्यूज कुछ इस तरह से बनाएं कि बच्चों को सोचने पे वो मजबूर हो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका सारा लेक्चर घूमता रहा है कि हम स्टूडेंट्स की बेहतर असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम्म, हमारा मामला ये है कि हम इंटरमीडिएट की सतह पे या इवन डिग्री की सतह पे जब पढ़ाते हैं, तो जब बच्चे की फाइनल असेसमेंट हो रही होती है किसी स्टूडेंट की, तो 2 साल जिस टीचर ने पढ़ाया है उसकी कोई इनपुट शामिल नहीं है उसकी फाइनल असेसमेंट में। तो ये हमारे सिस्टम का फ्लॉ नहीं है एक? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारे सिस्टम का फ्लॉ है। लेकिन असेसमेंट है, मैंने क्या बताया था, असेसमेंट बताया था कि बच्चों की करंट परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन या डाटा हम लेते हैं वो असेसमेंट है। अब इवन बच्चों की करंट इवेल्युएशन कोई, परफॉर्मेंस, जी जी, फाइनल सर असेसमेंट बच्चों, या फाइनल इवेल्युएशन कह लीजिए ना, या जो भी रेलेवेंट सर टर्म है इसके वो लिए, इवैल्यूएशन है, वो फाइनल जो है ना वो इवैल्यूएशन है। उसी की उसमें रिजल्ट्स टीचर की का बेस पे तो हम उसको ABCD ग्रेड देते हैं ना, वो इवैल्यूएशन है। लेकिन जिस असेसमेंट तो टीचर एक ने, ऑन गोइंग प्रोसेस है ना सर। जी, वो आपकी बात ठीक है, उसमें मेरा हाँ, उसका उसमें कोई वो नहीं है कंसर्न कि 2 साल पूरे टीचर ने। लेकिन जहां तक आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और FA, वहां पे हमारा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन BS में हम जो है वो कर सकते हैं। जैसे अब हम अभी BS को पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों की वहां पे जब हम करेंगे, फोकस करेंगे बच्चों पे, जितने हम स्ट्रिक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली BS लेवल पे तो हमारी अमल दखल है ना। BS तो हमारे हाथ में है। वो उसी से अगली स्टेज में जब जाते हैं तो वो BS में आते हैं। ये तो देखे ना सर, हमारा वो आपकी बात है कि पॉलिसी मेकर्स और उनसे सवाल है। इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर हम कहें तो BS में हम अपने बच्चों को, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और ये सब चीजें ला सकते हैं। लेकिन ये है ना कि हमारे अभी बहुत से कॉलेजेस इस तरफ स्विच नहीं कर सके वसाइल की कमी की वजह से, या जो भी पॉलिसी है इस वक्त, तो हमें इंटर हम्म और BA क्लासेस को पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वहां पे हम कहीं नहीं है फाइनल एवेल्युएशन में। वो बिल्कुल आपकी बात है, हम कहीं नहीं है, लेकिन हम एक जगह पे तो है ना। वो कहाँ पे, हम अपनी टीचिंग में तो डेली हैं। जी हम बिल्कुल, अपनी ऐसे टीचिंग में इतनी मोटिवेशन लाएं कि स्टूडेंट जो है वो खुद सीखने के लिए और आपके लेक्चर को गौर से सुनने के लिए आमादा हो जाए और रजामंद हो जाए। जी बहुत शुक्रिया। शुरू में जरा टर्मिनोलॉजी मुश्किल लगी, बाद में ग्रेजुअली बहुत अच्छा हो गया था लेक्चर आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
Thank you to all of you. See, IT person, should I leave the meeting, sir?